एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। सबसे मेन थिंग, योर सक्सेस इज अवर मोटो। तो आज से पहले अगर था आपको साइंस का डर, तो आपको जाना किधर है बेटा? इधर। I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field, and we are doing the most interesting chapter and most easy chapter of bio, that is our environment. ठीक है बेटा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, साथ साथ में वो जो कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में किस तरह से इंटरेक्शन था, किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, ये सब चीजें हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। अब आज के टॉपिक में हम लोग बेटा क्या करेंगे, उसी को जो हमने 10% लॉ पढ़ा था उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ से 100% क्वेश्चंस फ्रेम होकर आते हैं इस चैप्टर से। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने पढ़ा कि जितनी भी फूड चेन थी उनमें क्या होता है बेटा, एनर्जी फ्लो होती है फूड चेन में। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है एनर्जी। सनलाइट प्लांट्स ने यूज की, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जिनको बोलते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर्स को किसने यूज किया? हर्बीवोर्स ने। हर्बीवोर्स को किसने यूज किया? कार्निवोर्स ने। कार्निवोर्स टॉप कार्निवोर्स आ गए। तो हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपका, असर्शन रीजन भी हो सकता है कि एक जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है या जो मेरी फूड चेन है उसमें एनर्जी की डायरेक्शन कैसी होगी, कि एनर्जी हमेशा यूनि डायरेक्शनल होगी वहां पर। अब इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग। प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स। भाई जो प्लांट है उन्होंने क्या किया, सन एनर्जी को यूज किया, सन की लाइट एनर्जी को यूज किया था, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब इनके पास जो केमिकल एनर्जी थी उस एनर्जी को किसने यूज किया? हर्बीवोर्स ने, बिकॉज हर्बीवोर्स क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स, और जो कार्निवोर्स हैं वो किसको खा रहे हैं जी? हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। तो अब एनर्जी क्या हो रहा है, सन से एनर्जी को इसने यूटिलाइज किया, प्रोड्यूसर्स ने जो अपने लिए एनर्जी बनाई, उसने जो अपने पास यूटिलाइज करी, उसके बाद कहाँ चली जाएगी वो? हर्बीवोर्स। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती जा रही है। एनर्जी कीप मूविंग टुवर्ड्स। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेटा बता सकते हैं। एनर्जी, सबसे मेन बात बेटा, एनर्जी कैन नॉट रिटर्न टू प्लांट्स और द सन। जो एनर्जी एक बार चली गई एक लेवल से दूसरे लेवल पर, वो वापस से नहीं आने वाली। अब ऑब्वियस सी बात है, जो कार्निवोर्स सबसे ऊपर लेवल पे जो थे वहां पर जो एनर्जी पहुंच गई, वहां से एनर्जी सन के पास थोड़ी वापस आएगी, नहीं आने वाली ना। एट ईच स्टेप a large portion of energy is lost as heat, so only a small fraction is transferred. This is why food chain are usually short. बार बार वही बात है कि हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जो दो चार यहाँ से मेन क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में। अब बात करते हैं कि फूड चेन तो हमें समझ में आ गया बेटा कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या है, और फूड चेन में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लेवल ही क्यों देखने के लिए मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इन अ फूड चेन देयर आर 6 to 7 लेवल, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये सारा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। चलिए अब बात आती है कि जो फूड चेन है ना बेटा, इसमें समटाइम क्या होता है कुछ केमिकल्स की एंट्री हो जाती है। अभी जो केमिकल्स हैं इनकी एंट्री जब हो जाती है तो उस वाले प्रोसेस का नाम है, और ये एंट्री हुई कहां से उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर। इस फिनोमिना का नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी ये। इस बायोमैग्निफिकेशन को पढ़ने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स पहले पढ़ने पड़ेंगे।
ऑलरेडी आप लोग पढ़कर आ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में कि पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स आर यूज्ड इन फार्मिंग एंटर सॉइल एंड वाटर। हमें पता है कि एग्रीकल्चर या फार्मिंग जब की जाती है तो वहां पर पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स का यूज काफी सारे तरीकों से हो सकता है, वीडसाइड्स के फॉर्म में, इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में हो सकता है ना, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में हो सकता है। तो जिस मर्जी की तरह से केमिकल को यूज किया गया, मतलब जिस मर्जी वे में, सॉरी, तो क्या होगा, ये वाले जो बेटा हमारे केमिकल्स है ना, ये कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के अंदर एज वेल एज प्लांट के अंदर, दोनों चीजों के अंदर चले गए। भाई प्लांट कहाँ उग रहे हैं, मिट्टी के अंदर ही तो उग रहे हैं। अब जो उन केमिकल्स का छिड़काव किया गया प्लांट्स के ऊपर, फिर क्या हुआ जी, बारिश आ गई, बारिश के पानी के साथ बहकर ही कहाँ चले गए, हमारे एक्वेटिक बॉडीज के अंदर। तो क्या होगा, हमारी सॉइल तो पोल्यूटेड हुई साथ साथ में वाटर भी पोल्यूटेड हो गया। प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स। अब जो प्लांट है, क्योंकि वो तो सॉइल के थ्रू ही वाटर एंड मिनरल्स को यूज करते हैं, तो क्या होगा जी, वहां से अभी जो केमिकल्स हैं वाटर एंड मिनरल के साथ साथ प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो टेक देम इन। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे वो एक्वेटिक बॉडीज तक पहुंचे थे केमिकल्स। व्हेन एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईट कंटामिनेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, these chemicals enter the food chain। अब जब एनिमल्स या ह्यूमन बींग इन कंटामिनेटेड प्लांट्स या इन कंटामिनेटेड एनिमल्स को एज अ फूड इनटेक कर रहा है, तो क्या हो रहा है जी, केमिकल्स कहाँ पहुंच गए, उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये एक लेवल से दूसरे लेवल पर ये भी ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं एनर्जी की तरह से। तो क्या देखा गया कि अब इस ये जो हमारा फूड चेन या हमने फूड वेब पढ़ा है कि भाई अब अगर हम इकोसिस्टम में देखें कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स का अमाउंट सबसे ज्यादा मिला, तो क्या पाया गया, ह्यूमन बींग के अंदर। है ना इंटरेस्टिंग थिंग कि ह्यूमन बींग के अंदर इन केमिकल्स का बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो देखा गया। इसी फिनोमिना का नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दीज हार्मफुल केमिकल्स डू नॉट ब्रेक डाउन। सबसे मेन बात क्या है कि ये वाले जो केमिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते, बिकॉज ये कैसे हैं जी, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एज दे मूव थ्रू फूड चेन्स देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एट द हाई टॉपिक लेवल। अब एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो जो सबसे ऊपर मेन है, बिकॉज वी आर ऑमनीवोर्स, हम तो प्लांट्स को भी इंटेक कर रहे हैं जी और एनिमल्स को भी इंटेक कर रहे हैं। एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी केमिकल्स हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर भी केमिकल्स हैं। तो दोनों तरफ के केमिकल्स जो है वो कहाँ चले गए जी, हमारी बॉडी के अंदर। ह्यूमन बीइंग एट द टॉप ऑफ द फूड चेन रिसीव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ह्यूमन बीइंग के अंदर ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्यों पाई गई केमिकल्स की, तो उसके लिए आपने ये पूरा बता कर आना है। एक्चुअल में ये मैग्निफिकेशन की डिफाइन है, दिस अक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स एट सक्सेसिव लेवल्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर बढ़ता ही जा रहा है जी केमिकल की कंसंट्रेशन, इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एग्जाम्पल देखो, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड इवन मीट में कंटेन पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू। क्लियर सी बात है, और हम लोग तो इन सब चीज़ों को ही यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए हमें छोटेपन से ही गुड हैबिट्स में सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई जाती है कि हमें हमेशा जो ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जिनको हम लोग कच्चे खा रहे हैं, अच्छे से वॉश करके ही खाना चाहिए। या आप लोगों ने देखा है कि जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ तक कि ग्रेन्स को डायरेक्टली ऐसा गेहूं के दाने नहीं चबा रहे हम लोग, ऐसे मक्की के दाने ऐसे नहीं चबा रहे, लेकिन तभी भी अगर उनका आटा पिसवाना है तो पहले क्या करते हैं, उनको अच्छे से वॉश किया जाता है। इसी तरह से जो वेजिटेबल्स हैं जिनसे हमें सब्जी बनानी है, तो उनको भी पहले मम्मी क्या करती हैं, अच्छे से वॉश करती हैं। तो कोई भी फूड मटेरियल, इवन दो मीट आल्सो बेटा, तो जितना भी फूड मटेरियल है उसको पकाने से पहले या उसको यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर क्या हो सकता है, जो उनके अंदर है वो तो चलो है ही, ऊपर भी क्या लगा हुआ हो सकता है, पेस्टिसाइड के रेजिड्यू हो सकते हैं। क्लियर है बेटा, साइंस में कोई भी चीज़ ना ऐसी नहीं होती जी कि चलो जी खाम खा में आपको बता दिए।
और हमारे साइंस में हर चीज़ का एविडेंस है, लॉजिक है हर चीज़ के पीछे। अब एक टॉपिक आता है यहाँ पर कि हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, ह्यूमन बींग जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे था, वहां पर केमिकल का अमाउंट सबसे ज्यादा हो गया। तो अब हमें क्या देखना है कि ये जो टॉप मोस्ट लेवल पर रहने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग है, क्या इसकी कुछ एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है या नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। इट फोकसेस टू मेन इन्वायरमेंटल इश्यूज। बेटा वैसे तो आज के डेट में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जिनके लिए ह्यूमन बींग को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ क्या करेंगे, दो मेन ऐसे इन्वायरमेंटल इशू के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके लिए ह्यूमन की एक्टिविटीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, चलो देखते हैं। पहला जो इन्वायरमेंटल इशू है बेटा, दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी भी इस वाले जो अभी रिसेंटली हमारे फरवरी मार्च में एग्जाम हुए थे 2024-25 सेशन के, तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। अब ये ओजोन लेयर क्या चीज है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ अभी हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से दो इन्वायरमेंटल इशू हैं जिनके लिए ह्यूमन की एक्टिविटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। हमें मालूम है कि जो ओजोन है वो एक गैस है, ट्राई एटॉमिक ओजोन का मॉलिक्यूल है जिसका सिंबल होता है O3, और ये एक पॉइजनस गैस है। बट जैसे हमें पता है ना कि भाई हर एक चीज की, कोई भी हम चीज देख लें तो उसके पास मेरिट और डिमेरिट दोनों चीज हैं। तो ओजोन जहां एक तरफ ये पॉइजनस है नेचर वाइज, दूसरी तरफ ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो क्या कि वो हमारी अर्थ को सन से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन जिनको कि अल्ट्रा वायलेट रेज या यूवी रेज बोला जाता है, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। बट आज की डेट में इस ओजोन लेयर में डिप्लीशन होना स्टार्ट हो चुका है। अभी रिसेंटली नहीं हुआ, काफी सालों से हो रहा है। मतलब ये कैसे हुआ, इसके क्या कॉजेज हैं, और अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अब इसको जो हो गया वो तो हो गया, आगे फर्दर ना हो तो उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स यूज किए जाने हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। बेटा आप सभी को मालूम है, क्योंकि जो अभी हम लोगों का लिविंग स्टाइल चल रहा है, हमारा जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता चला गया ह्यूमन बींग का, वेस्ट की क्वांटिटी बढ़ती चली गई। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर बता रही हूँ। आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स या उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो वहाँ पर क्या था, अगर खाना पैक करके लेकर जाना है तो वो लोग एक साफ कपड़े में रोटी बांध कर लेकर जाते थे, है ना। अब अगर मैं सिर्फ एक क्लास के एक सेक्शन की बात करूं, सपोज देयर आर 35 स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं एक मिनिमम क्वांटिटी बता रही हूँ। अभी तो रिसेंटली क्या हो गया कि जी उसका भी अल्टरनेट आ गया, लेकिन अगर मैं अब से 5 साल पहले की बात करूं तो उन 35 के 35 बच्चों के टिफिन में जो मम्मी ने चपाती पैक करके दी है वो किसमें, फॉइल पेपर में। अब हमें ये पता क्या लग गया है कि फॉइल पेपर भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तब उसके अल्टरनेट आ गए हैं, ठीक। अब दूसरा कितना वेस्ट बढ़ गया जी, पैकेट्स, चिप्स, पिकनिक पर जा रहे हो जी, बैग भर भर के चिप्स के पैकेट्स, ये सब चीज़ें, चॉकलेट्स, कैंडीज, ये ले लेकर जाते हैं। अब एक बच्चे के बैग में मिनिमम 5 to 10 पैकेट्स हैं हमारे स्नैक्स के, वेफर्स के, ठीक है, चॉकलेट्स, टॉफीज एक्सेट्रा। तो ये देखो, जो इतने सारे बच्चे बस भर के, एक बस तो नहीं जाती स्कूल से, तो इतने सारे जो बच्चे गए हैं पिकनिक पर, वो इतना सारा रैपर्स वगैरह, वो इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो गया जी वहाँ पर। अब वेस्ट तो चलो जी, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो अमाउंट ऑफ वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे मेन दिक्कत है कि अब इतने सारे वेस्ट को डिस्पोज कैसे करें। तो ये सबसे बड़ी एक दिक्कत वाली बात है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट क्या किया जाए। अब अगर इसके डिस्पोजल के लिए कुछ भी तरीका, जैसे जी पूरा कचरे का ढेर है चलो आग लगा दी, तो ऐसा नहीं है। इन सब अगर ऐसा हमने अंधाधुंध कोई भी एक्टिविटी यूज कर ली उसको डिस्पोज करने के लिए, उससे क्या हो रहा है जी,
जनरेट थ्रू अवर डेली लाइफ, जो कि वेस्ट हमारा डेली लाइफ, स्पेशली जो भी मैंने आपको बता दिया, फोकसिंग ऑन हाउ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली इन नेचर। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज जो है, जो वहाँ पर वेस्ट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो उस वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए, उसके लिए हमें बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को अलग अलग छांटना पड़ेगा। दीज इश्यूज अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली due to the choices we make in our lifestyle, technology use and industrial processes। तो पहले के लोगों का जो जीवन था सिंपल जीवन था, ठीक है। अभी जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल हमारा चेंज होता जा रहा है, तो वेस्ट भी बढ़ता ही जा रहा है। अब इस वेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में खड़ी हो चुकी हैं। कैसे, वो पूरा डिटेल अभी आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब पहले हम लोग पढ़ते हैं ओजोन लेयर के बारे में। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, पहले तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज ओजोन। ओजोन है क्या चीज? ओजोन इज अ मोलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम क्लियर। एट ग्राउंड लेवल ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस एंड कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। अब ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं, मतलब कि बेसिक अगर मैं इसके नेचर की बात जानने की कोशिश करूं, तो ओजोन क्या है? एक हार्मफुल गैस है, एक हार्मफुल गैस है बेटा, जो कि क्या करती है, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। However, in the upper atmosphere, stratosphere, it plays a vital protective role by shielding the earth from harmful ultraviolet rays of the sun। मतलब कि ग्राउंड लेवल पर अगर अर्थ पर डायरेक्टली ओजोन को हम लोग यूज करना चाहें तो वो कैसी है, पॉइजनस है। लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर, स्पेशली एटमॉस्फेयर के अंदर, आप लोगों ने पढ़ रखा ना कि देयर आर डिफरेंट लेयर्स इन आवर एटमॉस्फेयर। तो उस एटमॉस्फेयर की एक लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो हमारी ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ये वहां पर रहते हुए क्या कर रही है कि सन से आने वाली जो रेज हैं, सन, ठीक है, सपोज दिस इज अवर अर्थ। अब अर्थ के ऊपर जो है ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, तो इनमें से जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर है ना बेटा, उस वाली लेयर में पाई जाती है हमारी ओजोन। अब ये वहां पर रहते हुए क्या कर रही है, सन से निकलने वाली जो यूवी रेज है, ये उनको अर्थ के ऊपर आने से रोकने के लिए एक शील्ड की तरह से काम कर रही है। जैसे कि आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब पहले के जमाने में युद्ध होते थे बेटा, महाभारत रामायण आप लोगों ने टीवी में देखी होगी, तो वहां पर जो सोल्जर्स थे उनके पास क्या है, ढाल होती थी और तलवार, ठीक है। तो तलवार अगर कोई सामने से दुश्मन अटैक कर रहा है तो अपने ढाल को वो आगे कर देते थे, शील्ड की तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। आज की डेट में तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ गई हैं, जैकेट्स आ चुकी हैं। तो ठीक उसी तरह से ये भी जो हमारी ओजोन लेयर है वो एक यूवी रेज को ना आने के लिए शील्ड की तरह से काम कर रही थी। अब ऑब्वियसली बात है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है भाई, तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस कि क्या होगा कि अगर ये यूवी रेज आ जाए। भाई ये तो पता लग गया कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको आने से रोकने के लिए ये हमारी ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह से है वहां पर। बट अगर ये आ जाए तो क्या होगा, यूवी रेडिएशन इज एक्सट्रीमली डेंजरस। अगर ये हमारी अर्थ पर आ जाए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इट कैन कॉज स्किन कैंसर। अगर ये ह्यूमन बींग के ऊपर पड़ेंगी तो स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं। डैमेज क्रॉप्स, हमारी क्रॉप जो है वो डैमेज हो सकती है। साथ साथ में जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना बेटा, वो भी हमारे अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओजोन लेयर को आने से रोका जाए। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखो, यूज़ करते होंगे, सनस्क्रीन लोशन लगाते हो गर्मियों में, तो सनस्क्रीन लोशन के ऊपर उसका मेन काम ही क्या है जी, SPF++ ऐसे नंबर लिखे हुए होते हैं कि जो जितना ज़्यादा पावरफुल हमारा सनस्क्रीन लोशन है वो क्या कर रहा है बेसिकली,
कि इन अल्ट्रावायलेट रेज को पड़ने से रोक रहा है हमारी स्किन के ऊपर। सनस्क्रीन का काम जनरली ये होता है। अब बात आई कि ये जो हमारी ओजोन गैस है ये बनी कैसे, ठीक है, और अब हम ये भी पढ़ेंगे कि साथ साथ में ये किस तरह से इसमें डिप्लीशन स्टार्ट हो गया। द ओजोन इज द अपर एटमोस्फियर इन द अपर एटमोस्फियर थ्रू अ नेचुरल केमिकल रिएक्शन। हमारे अपर एटमोस्फियर में एक नेचुरल रिएक्शन होती है, वहां पर उसके थ्रू ओजोन बन जाती है। कैसे कि ये जो यूवी रेज है, यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन हिट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सन से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, इन्होंने ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन है उसको इन्होंने क्या क्या हिट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मेरा O2 था वो स्प्लिट हो गया, मतलब कि टूट गया। ये देखो, सबसे पहले हमें ये वाला स्टेप दिखाना है कि मेरा ये O2, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यूवी रेज के कारण ये जो मेरा O2 था ये स्प्लिट हो गया जी, ठीक है। अब ये जो मेरे दो ऑक्सीजन के एटम आ गए हैं, ईच फ्री ऑक्सीजन एटम देन रिएक्ट्स विद अनदर O2। अब जो दूसरी कोई O2, अब ऑब्वियस बात है ये यूवी रेज ने सारी की सारी O2 को तो स्प्लिट नहीं कर दिया होगा, जिस जिस से जाकर टकराई उसको स्प्लिट कर दिया। बाकी के जो थे तो उनमें से अब कुछ कुछ के साथ ये क्या करती हैं, ये वाले जो अब फ्री वाले एटम हो गए हैं जी, ये जाकर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गए और बना ली ओजोन। तो अगर आपको आ जाता है कि ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है तो आपको पूरा ये दोनों रिएक्शंस लिख कर दिखानी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये जो हमारा साइकिल है ये पूरा चलता रहता है हमारा। दिस कंटिन्यूस साइकिल मेंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन दैट एब्जॉर्ब्स अ लार्ज पार्ट ऑफ यूवी रेडिएशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अब बात आए कि ये जो हमारी ओजोन की लेयर है इसमें डिप्लीशन कैसे हो गया। तो ये स्टार्ट कब हुआ बेटा, स्टार्टिंग इन द 1980s साइंटिस्ट नोटिस दैट द ओजोन लेयर वाज थिनिंग स्पेशली ओवर अंटार्कटिका। तो सबसे पहले क्या किया गया कि साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की हेल्प से क्या देखा कि अंटार्कटिका के ऊपर क्या देखा गया कि जो हमारी ये ओजोन की लेयर थी ना बेटा, उसमें ऐसे छेद सा देखने के लिए मिला। 1980s में ऐसा स्टार्ट हुई थी, इसको सबसे पहले चेक किया गया। फिर साइंटिस्ट जो है 5 इयर्स बाद फिर चेक किया गया, तो ये क्या हुआ जी, और ज़्यादा थोड़ा सा होल बड़ा हो गया। फिर 5 इयर्स बाद चेक किया गया तो और ज़्यादा बड़ा हो गया। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे भाई, ये तो एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया उनके लिए। फिर क्या हुआ, इसके पहले कॉजेस का पता लगाया गया कि ह्यूमन मेड केमिकल्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक ऐसा केमिकल जिसको कि ह्यूमन बीइंग ने बनाया था, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट में उसको CFCS बोला जाता है। और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर था, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, रेफ्रिजरेंट्स में, ठीक है, एसीज के अंदर, या फिर जो स्प्रे कैंस होती हैं वहां पर, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, मतलब कि एज अ कूलिंग एजेंट इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा था। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही मेन रिस्पॉन्सिबल माना गया ओजोन डिप्लीशन का। अब बात आती है कि इसने कैसे किया, चलो देखते हैं कि हाउ डू CFCS डिप्लीट ओजोन। CFCS are stable and can reach the upper atmosphere। ये क्योंकि मैनमेड केमिकल है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है। ये क्या कर रहा था, लोअर एटमॉस्फेयर में कहीं पर भी स्प्लिट नहीं होता, कहीं पर किसी से रिएक्शन नहीं करता, ये डायरेक्टली चला जाता है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर। देयर दे आर ब्रोकन डाउन, और वहां पर क्योंकि यूवी रेज है तो यूवी रेज की वजह से अब ये ब्रेक डाउन हो जाता है और रिलीजिंग क्लोरीन एटम। और वहां ऊपर जाकर जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसने अपने अंदर से क्या निकाल दिया बेटा, क्लोरीन के एटम निकाल दिए। अब ये जो क्लोरीन के एटम है ये क्या करेंगे, दीज क्लोरीन एटम रिएक्ट विद ओजोन। ये क्लोरीन के एटम जाकर उस ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं एंड ब्रेक इट इनटू ऑक्सीजन, और ये ओजोन को वापस से ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, रिड्यूसिंग द ओजोन कंसंट्रेशन। भाई अब ऑक्सीजन का जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है
वो एक काफी समझो कि मोटी सी परत के फॉर्म में इकट्ठा हुआ था। अब उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जा रहा है जी, उसको ब्रेक डाउन करके उसको O2 में कन्वर्ट कर दिया, और O2 में कन्वर्ट कर दिया। तो धीरे धीरे जो पहले इतनी मोटी सी एक शीट समझ सकते हो, वो धीरे 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 क्या हो गया, पतली होनी स्टार्ट हो गई है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक एग्जाम्पल मैं आपको देकर बता रही हूँ कि सपोज हमारे पास कोई ब्लैंकेट है बेटा, काफी मोटा सा, तो आपके दादाजी के टाइम का है, मान लो जी उस समय उन्होंने यूज किया था, तो उसकी थिकनेस इतनी थी। अब काफी साल, दादाजी के भी दादाजी मान सकते हैं हम लोग, वो यूज करते 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 क्या होगा, वो थोड़ा सा घिस घिस के पतला हो गया। तो सेम ओजोन के साथ हुआ जी, ओजोन की जो लेयर है वो पतली होने स्टार्ट हो गई, जिसको बोला जाता है ओजोन डिप्लीशन, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो जो इसका मेन रोल था वही नहीं कर पा रही, इंक्रीज यूवी रेडिएशन एट अर्थ सरफेस। अब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ के सरफेस पर आना स्टार्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, हेल्थ इम्पैक्ट्स लाइक स्किन केयर, आई डैमेज, इम्यून सिस्टम सुप्रेशंस, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ चुकी हैं। डैमेज टू प्लांट लाइफ एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि इतना हार्म कर रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसको बचाने के उपाय तो हमें देखने ही पड़ेंगे।